नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध थम चुका है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में युद्ध कभी नहीं थमता है। विद्यार्थियों के जीवन में एक अजीब सा युद्ध चलता ही रहता है और वह युद्ध कब थमता है, जब उसका निर्धारित लक्ष्य उन्हें मिल जाए। यानी आप लोगों के जीवन में सीज फायर जैसी कोई चीज आती नहीं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में तो ये युद्ध चलता रहता है और मैं कहता हूं चलता रहना चाहिए। जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, आप अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहोगे। यदि आपके जीवन में ये सीज फायर हो गया तो आप रुक जाओगे। आप रुक गए यानी आपका विकास रुक गया, आपका लक्ष्य आपसे दूर है अभी, और आपको तो रुकना नहीं है। आपके जीवन में आग लगी रहनी चाहिए, आपके जीवन में ये गोलीबारी चलती रहनी चाहिए, ये युद्ध चलना चाहिए, युद्ध के लिए प्रयास चलने चाहिए, क्योंकि इस युद्ध की विजय आप लोगों की लक्ष्य के रूप में होगी। और जिस दिन आप लोगों ने लक्ष्य हासिल कर दिया, समझ लीजिए आपकी विजय पताका फहर गई है और वह समाज में चारों तरफ गूंजेगी, वह सब तरफ गूंजेगी, वह आप लोगों के माँ बाप के सिर को ऊंचा करेगी। इसलिए ये युद्ध चलना चाहिए और आप लोगों का युद्ध जो है तब थमेगा जब आपका लक्ष्य आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए प्रयास आप लोगों को निरंतर करते रहना है। और अपने जो है पाकिस्तान इतिहास बन चुका होता यदि थोड़ा सा सीज फायर नहीं हुआ होता। पीओके अपने पास बस आया हुआ ही था कि सीज फायर हो गया। मैं तो कहूं पीओके क्या, लाहौर ही आने वाला था, यही लग रहा था, लेकिन सीज फायर हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात पता चली कि उसकी औकात क्या है और भारत क्या चीज है। इसी बहाने जो है उसे अपनी औकात पता चल गई। और मैं कह रहा हूं कि इतिहास में मैं तो पढ़ाना चाह रहा था कि एक था पाकिस्तान, लेकिन अभी जो है जिंदा है। अपना प्रतिद्वंदी जिंदा भी रहना चाहिए। इससे जो है अपना प्रतिद्वंदी जिंदा रहेगा तो अपन प्रयास करते रहेंगे, है ना। ये चीजें हैं। चलिए अपनी क्लासेस को फिर से आगे बढ़ाते हैं। एक गैप आया था युद्ध के समय, आप लोगों का भी ध्यान युद्ध पर, हमारा भी ध्यान युद्ध पर, तो फिर क्लास जो है बीच में रुकी थी। अब इसको फिर से शुरू करते हैं और अपना जो चल रहा था टॉपिक वो है ऐतिहासिक घटनाएं। एक पार्ट मैं दे चुका था, ये पार्ट 2 है। ये आप लोगों के पार्ट 2 है। तो टाबरो ध्यान पूरी तरीके रहना चाहिए क्लास माते। पार्ट 2 ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जिस तरीके से पढ़नी है उस तरीके से इर्द गिर्द की थोड़ी थोड़ी बातें, और फिर ऐतिहासिक घटनाओं में तथ्य याद करते चले जाओ। चतुर्थ श्रेणी में आप लोगों के बाहर जाना नहीं है। करा के शुरू, ठीक है टाबरो, अब ध्यान पूरी तरीके क्लास माते, ठीक है। चलिए सबसे पहली स्लाइड देखो, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ। यहाँ पे तीसरे साके से पहले अपन बात करते हैं कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ। ठीक है, चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1534-35 के अंदर। ठीक है, यहां पे कौन थे, केसरिया किया जिसने, बाघ सिंह। ठीक है, बाघ सिंह ने केसरिया किया, देवलिया के रहने वाले थे, और रानी थी राणा सांगा की पत्नी कर्मावती। ठीक है, उन्होंने जौहर किया था, और देवलिया के जो बाघ सिंह थे इन्होंने नेतृत्व किया। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया था। ठीक है, तीसरा साका कब होता है, 1568 में। जयमल और पत्ता, यहाँ पे कौन होते हैं, जयमल और पत्ता। कल्लाजी राठौड़ का जिक्र आप सुनते हो ना, वो भी इसमें सुनते हो। ठीक है, केसरिया किसने किया, जयमल राठौड़ ने। जौहर किसने किया, फूल कंवर ने। ठीक है, और जयमल और पत्ता की सेना नायकों की जोड़ी रही थी। कल्लाजी राठौड़ का भी जिक्र इसी युद्ध में है। अकबर की सेना आई थी इस समय युद्ध करने के लिए। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखो उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 गोगुंदा के अंदर, और गोगुंदा में मृत्यु होती है। वहीं पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, राज तिलक भी हो जाता है। उदय सिंह की मृत्यु और प्रताप का युग शुरू। तो महाराणा प्रताप जो है अब अपने को ध्यान में रख लेना है। मारवाड़ में छोड़ो, आप मेवाड़ में, और मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ सभी जगह, यानी कि पूरे राजस्थान में इतिहास में इन्हें किक्का के नाम से जाना जाता था, और चारों तरफ इनके यशोगान तो सुनाई देते ही देते हैं। ठीक है, देखो महाराणा प्रताप जन्म कब है, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग का है राजसमंद, और इसके अंदर भी जन्म कहां होता है, बादल महल के अंदर होता है। कहा, बादल महल के अंदर जन्म होता है। ठीक है, मृत्यु इनकी कब है, 19 जनवरी 1597 चावंड के अंदर, और चावंड कहां है, उदयपुर के अंदर। राज्याभिषेक देखो 28 फरवरी 1572 को तो गोगुंदा में हो जाता है, यही इसी घटना के समय
और फिर बाद में जो है व्यवस्थित होली के दिन होता है महादेव, ये जो है ये आपके होली के दिन ही होता है महादेव बावड़ी के समीप, ठीक है। और बाद में ये तो गोकुंदा में हुआ, बाद में कुंभलगढ़ के अंदर राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है, वहां पे फिर से इनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक उत्सव कहाँ है? 1572 कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। अब देखो इनके सामने प्रतिद्वंदी कौन था, दुश्मन कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन अकबर था। अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था सभी राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करे, संधियां करे, किसी भी तरीके से उन्हें अधीन ले। लेकिन महाराणा प्रताप न तो झुके थे। पूरे इतिहास में यदि आप देखोगे ना तो रामचंद्र सेन और महाराणा प्रताप ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिन्होंने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। तो इसके लिए प्रयास तो अकबर ने किए, तो प्रयास तो किए हैं, 4 अभियान भेजे हैं इसने, ठीक है, समझाने के लिए। और इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 प्रयास किए गए, जिसको आपको याद रखना है। एक शानदार ट्रिक है JMBT, कई जना जो टाबर है नहीं वो यहां याद रख ले, जमा बाटो नाम हो, ठीक है, जमा बाटो। तो दोनों ही तरीका है, जो बढ़िया लगे पे याद कर लियो, ठीक है। जे का मतलब है जलाल खां कोरची, एम का मतलब है मान सिंह, बी का मतलब है भगवंत दास और टी का मतलब है टोडरमल। राजस्व का बहुत अच्छा जानकार था टोडरमल, ठीक है ना। दहशाला पद्धति वगैरह इसने बहुत सारी चीजों पे काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये प्रयास और इनसे संबंधित स्टोरी जो है ना, मैंने पशु परिचर के समय इतिहास पूरा डिटेल में पढ़ाया है, वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टोरी बताई है। अब ये ऐतिहासिक घटनाओं की क्लास है तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं अपने को सारी देख लेनी है, ठीक है ना। जिसको डिटेल पढ़नी है पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट से उठा के पढ़ लेना, सारी क्लासेस फ्री है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने के लिए आप जो इतिहास की क्लासेस अपने उस कोर्स को खरीद के देख लेना, ऐसा नहीं है। सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही है, जचे जी देख लियो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो टावरा वैसे बड़ा आगे। यहां तो मैं आप लोगों को सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ाऊंगा, जिसकी भी 4-5 क्लासें हो जाएगी, ठीक है। और चतुश्रेणी की किताब के अंदर ये सारी, ये उसी के पेज हैं, उसमें सारा इसी तरीके से दे रखा है। इसीलिए तो आप सभी के प्रेम से चतुश्रेणी कर्मचारी की पुस्तक राजस्थान में फिर एक बार टॉप पर चल रही है। अपनी पुस्तकों पर आप लोगों ने बहुत सारा प्रेम दिया है, और इसमें भी चतुश्रेणी वाली पुस्तक में भी आप लोगों का प्रेम बहुत देखने को मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि 100% जो है बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो प्रताप, अकबर और हल्दी घाटी, बचपन से हल्दी घाटी के बारे में अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुख्य तथ्य पढ़ लेते हैं। देखो अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई? तो मैगजीन दुर्ग में बनाई गई, जो अजमेर के अंदर है। इसी मैगजीन दुर्ग को और किसके नाम से जानते हैं? अकबर का किला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अकबर का किला कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग इसलिए कहा जाता है, मैगजीन यानी कि सत्रागार, तो यहाँ पे सत्रागार रहा था अकबर का, तो ये सत्रागार कहलाता है। युद्ध की दिनांक, इसके बारे में कंफ्यूजन चलता है। 18 जून भी पढ़ने को मिलता है, 21 जून भी। कारण क्या है? 18 जून 1576, ठीक है। ये देखो आषाढ़ बदी सप्तमी विक्रम संवत 1633, यदि आप लोगों को हिंदू माह पूछ ले तो इसके अनुसार ये है। ये डेट है हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार। 21 जून 1576 का देखने को मिलती है। गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार स्पेशल पूछे तो आपको 21 जून करनी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल कहीं भी पूछे 18 जून 1576 करनी है, बस कोई ध्यान रखना है। अब देखो हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम, इसके नाम बहुत ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान के इतिहास का जनक, ठीक है। ये कहा जाता है घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। गोगुंदा का युद्ध कहा, क्योंकि यहाँ गोगुंदा क्षेत्र है, गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदायूनी ने। इनकी किताब थी मुंतको अबुल तवारिक, इसके अंदर कहा गया है, ठीक है। खमनौर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने, और अन्य नाम के अंदर इसे हाथियों का युद्ध, इसे बनास का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि रक्त तलाई नामक स्थान है, यही रक्त तलाई भी कहते हैं। हल्दी घाटी कहा जाता है इसके रंग के कारण, ठीक है। थर्मोपल्ली कहा जाता है तंग रस्ते होने के कारण, तंग जगह होने के कारण थर्मोपल्ली का युद्ध कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्पेशली एक तो बंदायूनी के अनुसार, एक अबुल फजल के अनुसार, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो 1679 में यहाँ पे जो है अपन हल्दीघाट अकबर के बारे में कुछ और तथ्य भी पढ़ेंगे आगे,
ठीक है, यहां पे पहले यही पढ़ लेते हैं। चलिए इसको अभी जो है ये फैक्ट जो है अभी अपन बाद में देख लेंगे वापस, एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं। अकबर की सेना का जनरल कौन था उस समय? आसफ खां था हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? सेनापति कौन था? मान सिंह था। और मान सिंह ने यह सेनापतित्व मांग कर लिया था कि मुझे प्रताप से बदला लेना है मेरी बेइज्जती का, जो ये अपने क्या कहते हैं प्रतिनिधि भेजे थे ना मनाने के लिए उसमें, और मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बता रखी है। तो इसलिए मान सिंह ने नेतृत्व किया था। बाद में मान सिंह और इनकी जो है अपने इनकी ड्यूटी बंद कर दी थी हार के आने से अकबर ने। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम यानी कि पठान सेनानायक सरदार कौन थे? हाकिम खां सूरी थे। हाकिम खां सूरी कौन थे? अफगान थे। कौन थे? अफगान थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर शामिल कौन थे? देखो जो नया टाबर है ध्यान दीजिए, बाकी पुराने ज्ञान सारे ध्यान है। जब युद्ध होता है और युद्ध में सेना की स्थिति होती है उसमें जैसे युद्ध सैनिक है बहुत सारे, ठीक है, अब उनमें जो है सबसे अग्रिम पंक्ति जो आगे वाला दस्ता होता है वो कहलाता है हरावल, और पीछे वाला जो दस्ता होता है वो कहलाता है चंद्रावल। ठीक है, इसी तरीके से वाम पार्श्व और ये साइड वाले जो ये पोर्शन इनके भी नाम होते हैं। और मैंने हल्दी घाटी का युद्ध जो डिटेल में पढ़ाया ना आप वो देख लेना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और प्रश्न पूछने का अब जो पैटर्न है वो ये भी चल रहा है कि इसमें लोकेशन के हिसाब से पूछा जाता है कौन कहां खड़ा था, तो इसलिए ये जो है ये प्रश्न बना हुआ है। चंदावल दस्ते में कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा, कृष्णदास चुंडावत। यदि अपन देखें महाराणा प्रताप की स्थिति, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करके देखना व्यवस्थित तरीके से दिखेगा, नहीं तो बच्चे यूं ही थे करता रह जाओ गुरुजी दिए कौन दिए कौन दिए कौन। ठीक है, देखो ये अब जैसे महाराणा प्रताप की स्थिति यानी महाराणा प्रताप ऐसे खड़े हैं इस दिशा में मुंह करके, वो समझो तो ऐसे खड़े हैं यानी कि हरावल आगे है चंद्रावल पीछे। अब ये महाराणा प्रताप खड़े हैं जैसे कि ये, ठीक है, तो ये चंद्रावल इनके पीछे, हरावल इनके आगे। देखो हरावल में कौन थे? किशनदास, रावत सांगा, हाकिम खां सूरी, भीम सिंह, रामदास राठौड़। चंद्रावल में कौन है? मेहता रतन चंद, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जगन्नाथ, जैसाचारण, कृष्णदास चुंडावत। दाएं पार्श्व यानी दक्षिण दिशा में है अपने राम सिंह और इनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। इसके अलावा बामासा, ताराचंद, अनूप सिंह ये भी थे। वाम पार्श्व के अंदर झाला मन्ना, मान सिंह सोनगरा और झाला बीदा, ये थी इनकी स्थिति। अब कई जने जो कहते हैं बीच वाला जो जगह है ना इसको ढोलान कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ढोलान नामक गांव था जहां पे जो है महाराणा प्रताप रुके थे कुछ समय के लिए। बीच वाला क्षेत्र ढोलान नहीं कहलाता, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। हल्दी घाटी में मान सिंह की स्थिति क्या थी? महाराणा प्रताप से संबंधित तो बहुत पूछा जाता है, यदि मान सिंह से संबंधित पूछ लिया जाए तो ठीक है। तो देखो इनके जो चंदावल में था वो माधो सिंह कछवा रिजर्व सेना के अंदर था, आरक्षित, और मेहतर खां, इसने ही बाद में घोड़े दिए थे मेहतर खां ने। बाद में जो है इसने एक ऊद पाड़ दी, ऊद पाड़ी समझो मतलब अफवाह फैला दी एक तरीके से कि भाई अब तो है अपने जो राजा खुद आ गए, अकबर जहां जो है लड़ने आ गए हैं, ये आ गए, तो जो इनके हारे हुए बिल्कुल थके हारे सैनिक बैठे थे उनमें भी जोश भर गया और फिर जो है वहां से स्थिति पलटनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब इनके जो है चंद्रावल के अंदर तो बता दिया, फिर देखो मध्य भाग में इनके जो है ख्वाजा मोहम्मद रवि बदख्शी, मान सिंह, सिहाबुद्दीन, अली मुराद उज्बेक। हरावल में इनके थे जगन्नाथ कछवा, सैयद हासिम बरहा और आसफ खां। ठीक है, और यहाँ दक्षिण पार्श्व में सैयद अहमद खां, वाम पार्श्व के अंदर गाजी खां बदख्शी और लूणकरण। इस तरीके से इनकी सेना की स्थिति थी, और ये स्थिति भी आप लोगों को पूछी जाती है। अपने जो है चतुश्रेणी की पुस्तक में ये दे रखा है, अपन ने ऐसे का ऐसे डायग्राम दिया है, इसीलिए कहा है कि साथ साथ आप लोगों को बुक से अपडेट रहना है, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज यदि क्लास में मिलती है बहुत जगह है किताब के अंदर वहीं पे नोट डाउन कर लेना है। और देखो कई बार ये होता है कि आप लोगों को जो है किताब के साथ ही जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहीं पे नोट्स बनाने की आवश्यकता, आपको नोट डाउन करना है तो एक ग्लू स्टिक रखा करो पास में और ब्लैंक पेपर रखा करो, पेपर पे कुछ भी लिख दिया और उसी के अंदर जो है आपने अटैच कर दिया ग्लू स्टिक से, जब भी रिवीजन करोगे वो चीज आप लोगों को दिखेगी। ये इतनी सी पतली किताब इतनी मोटी हो जानी चाहिए अपने लिख कर या फिर उसको भर के, तब जाके शानदार तैयारी होती है। ये तैयारी करने का तरीका है। ठीक है टाबरों, मैं हाथे हाथे थान टिप्स भी दे दिया करूं, नोट कर लिया करो, ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। ओके, अच्छा इससे पीछे वाली स्लाइड अपनी रह गई थी, ठीक है ना। हाँ,
मेवाड़ से संबंधित ये युद्ध जो है अभी अपन देखेंगे। अब देखो ये प्रश्न बनता है 1679 में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह जी ने किया था। किसने किया था? राज सिंह जी। और जब औरंगजेब की इलाहाबाद घोषणा के समय जो है मंदिरों और सबको तोड़ने की जब घोषणा की थी, तो गोस्वामी भगत जो श्रीनाथ जी की और मूर्तियां लेकर भागे थे, उन्हें भी जो है शरण किसने दिया था? राज सिंह जी ने दिया था। जब सिंहाड़ में मूर्ति स्थापित की थी, वो श्रीनाथ जी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में किसके समय हुई? सरदार सिंह के समय। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं की साथ सती होने का अंतिम घटना का विवरण मिलता है? वह स्वरूप सिंह जी के समय है, 1842 से 1861 टाइम पीरियड है। और स्वरूप सिंह जी ने ही डाकन प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया था, जेसी ब्रुक के साथ मिलकर। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो टावरों, मेवाड़ राजवंश से संबंधित जो है युद्ध वगैरह, एक तो एक कंपनी वाला है नहीं, रांदर खागा पूरी तरीके वास्तव में कंपनी वाला के केवा है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित आता है एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध जो होता है 1437 के अंदर कुंभा और मालवा का जो सुल्तान था उसके मध्य होता है। फिर एक देखो साहिबा पाहिबा का युद्ध पढ़ने में आता है 1541 1542 के अंदर। ये किसके बीच होता है? तो ये होता है मालदेव और राव जैती, बीकानेर के जैती के मध्य। ठीक है, मालदेव जीतता है। हालांकि ये साहिबा पाहिबा का यहां पे आ गया है, ये अपने मारवाड़ में पढ़ते तो ठीक रहता है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? ये वही महमूद खिलजी है। ठीक है ना, अपने सारंगपुर का युद्ध भी हुआ। चंपानेर की संधि 1456 किसके मध्य हुई? तो चंपानेर की संधि कुंभा के खिलाफ हुई थी, मालवा और गुजरात के मध्य हुई है। किसके? मालवा और गुजरात के मध्य हुई है, कुंभा के खिलाफ हुई है, ये ध्यान रखना है। तो देखो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी, कुंभा के खिलाफ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातोली का युद्ध 1517 कोटा के अंदर। देखो खातोली, बाडी और गागरोन, ये तीन युद्ध तो कंटिन्यू ध्यान रखने। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध राणा सांगा से संबंधित, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में हराया है, क्योंकि खानवा के युद्ध में तो है राणा सांगा की सेना पराजित हो गई थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533। और फिर जो है आप लोगों को मैंने बताया 1534-35 के अंदर क्या होता है? यहाँ पे दूसरा साका होता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, वो कहां हुआ है? खमनोर गांव में, जो राजसमंद के अंदर पड़ता है। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? तो राम सिंह तंवर, राम शाह, इनके पुत्र बता दिया आप लोगों को, बीदा, झाला, रावत, कृष्णदास, चुंडावत आदि। ठीक है, अकबर की सेना का जनरल आसफ खां, ये देख लिया अपन ने। ठीक है, और ये तीनों चीजें जो है अपन ने अभी इस स्लाइड पे पढ़ ली है, इस पे वापस आ गई थी ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। या ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, घटनाओं से संबंधित जो जो चीजें हुई है वो पढ़नी है। यदि पूरा इतिहास होता तो फिर ऐतिहासिक घटनाएं नहीं देते, वो पूरा इतिहास बताते फिर। तो वो इसी तरीके से अपने को पढ़ना है, ये बेस्ट वे है। देखो हल्दी घाटी के युद्ध में और चीजें, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी, एक तो थान में स्टोरी हुणायोड़ी है राम प्रसाद की। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। शॉर्ट में बताऊं तो जब उसे काबू में लिया अकबर की सेना ने, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी महाराणा प्रताप को तो आप मतलब दूर की बात है, मेवाड़ के तो हाथी और घोड़ों पे भी अकबर अपना अधिकार नहीं कर पाया, तो बताओ वो महाराणा प्रताप पर क्या अधिकार करेगा? ये राम प्रसाद की महिमा थी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, मानसिंह का हाथी था मर्दाना, अकबर के हाथी का नाम था हवाई, और अन्य जो हाथी थे जो इसमें लड़े थे उनमें लूणा, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार, खांडेराव, चक्रवाप आदि ये सब थे। फिर 1582 में एक युद्ध होता है जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हैं अमर सिंह। ठीक है, ये किनके मध्य हुआ? महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान सरिया खां के बीच।
लेकिन महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े कौन थे इसमें? अमर सिंह लड़े थे। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह लड़े थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगन्नाथ कछुआ ने किया था। पूरा नाम लिख लेना चाहिए आप, जगन्नाथ कछुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? कुंभलगढ़ पर वैसे 3 आक्रमण हुए हैं, 1577, 1578 और 1579, लेकिन सिर्फ एक 1578 के अंदर ही कुंभलगढ़ जो है जीता गया था, इसलिए 1578 वाला पूछते हैं। बाकी 3 कंटिन्यू आक्रमण किए थे शाहबाज खान ने। ठीक है, शाहबाज खान ने अकबर की तरफ से किए थे। सिर्फ कुंभलगढ़ के इतिहास में एक बार इस पर कब्जा हुआ है। फिर एक युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध, जो पर्वतसर में पड़ता है। गिंगोली अब 1807 में लड़ा गया था। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद भी आप लोगों को पता होगा, यह जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित। अब देखो राणा सांगा के प्रमुख युद्ध, देखो अभी मैंने जिक्र किया था, ये 17, 18 और 19, ये तो तीनों आप लोगों को याद रखना है, खातोली, बाडी और गागरोन। इसको कैसे याद रखोगे? कब्जी, इस तरीके से कब्जी नाम ध्यान रख लेना, कब्जी सब ने ध्यान रहे। ठीक है, खातोली का युद्ध सांगा विजयी रहा, इब्राहिम लोधी हारा था। बाडी का युद्ध सांगा विजयी रहा, इब्राहिम लोधी हारा था। गागरोन का युद्ध सांगा विजयी रहा और महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का हारा था। अब फिर होता है एक युद्ध, यहाँ पे ईडर का युद्ध होता है 1520 में, इसमें सांगा विजयी रहा था और मुजफ्फर शाह द्वितीय हारा था। फिर होता है 1527 में खानवा का युद्ध, इससे पहले होता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में सांगा जीतता है और खानवा के युद्ध में पराजय होती है। तो यहाँ पे सांगा की हार होती है और जीतता कौन है? बाबर। ठीक है टाबरों, यहां ध्यान रख लियो, एक बार स्क्रीनशॉट लियो थे। बहुत दिनों बाद आज फिर से क्लास आई है, फिर से जोश आया है स्टूडेंट के अंदर, तो ये जोश बना रहना चाहिए साथियों। मैंने कहा ना, आपके जीवन में युद्ध चलता रहना चाहिए। भारत पाक के मध्य छोर रुक गया, अपने जीवन में जो है ये युद्ध लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक चलता रहना चाहिए। देखो आगे बढ़ा, अब थोड़ी जो है कछुआ वंश से संबंधित भी फैक्ट पढ़ना, ऐतिहासिक घटना पढ़ लिया। ठीक है, देखो किसने मार्च जो जयपुर के अंदर आता है, रामगढ़ के मीणों और दौसा के बड़ गुजरों को हराकर दौसा में कछुआ वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाया। उसका नाम क्या था? दुले राय। क्या नाम था? दुले राय। दुले राय ही कछुआ वंश का संस्थापक माना जाता है। 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित कर अपनी राजधानी बनाई। किसने? दुले राय के पुत्र कोकिल देव ने। किसने बनाई? दुले राय के पुत्र कोकिल देव ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, यहां से पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, यानी राजस्थान में अधीनता स्वीकार करने का, अकबर की अधीनता स्वीकार करने का चलन आ गया। यहां से अधीनता स्वीकार की किसने? बारमल। बिहारी मल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। टाइम पीरियड देख लो 1547 से 1573। देखो बारमल की अकबर से भेंट 1556 में दिल्ली में मजनू खां की सहायता से हुई। बारमल की अकबर से एक और भेंट जो है 1562 में सांगानेर में चकतई खां की सहायता से हुई। 2 बार भेंट हुई है। बारमल ने एक मदमस्त पागल हाथी को कब्जे में कर लिया, जिसको देखकर जो है अकबर बड़ा प्रभावित हुआ था और वहीं से जो है अकबर की नजर जो है बारमल पे पड़ी और बारमल को तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। ठीक है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध, ये प्रश्न भी बनता है। प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध करने वाला कछुआ शासक कौन था? बारमल ही था 1562 में। इन बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था हरकाबाई, उसका विवाह अकबर से किया, सांबर के अंदर किया था। ठीक है, फिर देखो दक्षिण अभियान 1614 में इलिचपुर में आमेर के किस राजा की मृत्यु हुई? मान सिंह की। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह प्रथम को भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? जय सिंह प्रथम। इसी को मिर्जा राजा के नाम से जानते हैं, मिर्जा राजा। यहां मैं डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूं, ऐतिहासिक घटनाओं में डायरेक्ट फैक्ट पढ़ने। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया था और मिर्जा जय सिंह के प्रयासों से ही पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें जो है शिवाजी को मुगलों के अधीन लाया गया था और 35 में से 23 दुर्ग जो है मुगलों को दे दिए गए थे। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665। शिवाजी और जय सिंह के मध्य 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। फिर होता है एक हुडा सम्मेलन।
कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडा सम्मेलन 1734 में सम्मिलित थे? तो महाराणा जगत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा अभय सिंह। लेकिन हुडा सम्मेलन ही हुई तो जल्दी मतलब नहीं निपटे। हुडा सम्मेलन एक अलग से स्लाइड लेगा, पहले आप स्क्रीनशॉट लो फिर हुडा सम्मेलन पढ़ते हैं। हुडा सम्मेलन का अपन ने बहुत शानदार जीजीडी फैक्ट दिया था आप लोगों को, जो जीजीडी फैक्ट वाली किताब के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो हुडा सम्मेलन ये क्या है? हुडा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता और मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था। एक समय ऐसा आ गया था जब मराठों के बहुत ज्यादा आक्रमण राजस्थान के अंदर होने लगे थे और राजस्थान के सभी राजा जो है, लगभग सभी राजा और यहाँ की राजनीति इससे प्रभावित हो रही थी। तो सभी ने सोचा कि अब मराठा का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लग गया है, इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए रणनीति बननी चाहिए। तो हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन किया गया जिसको हुडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योजना किसने बनाई थी? संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई। लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की जो है इस दरमियान हो गई थी मृत्यु, तो बाद में जो अध्यक्षता जो है वो इन्होंने नहीं की थी। आयोजक इसके रहे थे सवाई जय सिंह जयपुर के। कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734। सब इंपॉर्टेंट चीज है। अध्यक्षता की थी बाद में मेवाड़ के जो राणा बने थे जगत सिंह द्वितीय ने। योजना बनाई संग्राम सिंह जी ने, अध्यक्षता की जगत सिंह द्वितीय ने। उसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्थान था हुडा जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। अब बात आती है कि इसमें सम्मिलित कौन कौन हुए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी स्लाइड है। सम्मिलित होने वाले देखो, सवाई जय सिंह जयपुर के हो गए, अभय सिंह जोधपुर से, जोरावर सिंह बीकानेर से, महाराणा जगत सिंह द्वितीय उदयपुर से, राज सिंह किशनगढ़ से, गोपाल सिंह करौली से, दलैल सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा और बखत सिंह नागौर। यदि आप लोगों को पूछेंगे हुडा में कौन सम्मिलित थे या कौन नहीं थे, तो वो इनमें से पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे याद कर लेने, हुडा सम्मेलन में कौन कौन सम्मिलित थे और कौन कौन नहीं थे। यदि प्रश्न बनेगा तो टाबरो यहीं से बनेगा। ठीक है, हुडा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ले स्क्रीनशॉट। ओके टाबरो आगे बढ़ो। हुडा सम्मेलन के बाद में पढ़ते हैं देबारी समझौता 1708। अब देखो देबारी समझौता क्यों हुआ और किन किन के मध्य। ये देबारी वर्तमान में उदयपुर पड़ता है। मारवाड़ के अजित सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य जो है ये समझौता हुआ है। अमर सिंह की पुत्री चंद्रकुवरी का विवाह उत्तराधिकारी के शर्त पर सवाई जय सिंह से हुआ, कछवा वंश के सवाई जय सिंह से, और यह कहा गया कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। बाद में मारवाड़ के सूरज कुवरी का विवाह भी सवाई जय सिंह से होता है। और फिर होता क्या है, चंद्रकुवरी से उत्पन्न हुआ पुत्र जिसका नाम माधो सिंह और सूरज कुवरी से उत्पन्न हुआ पुत्र ईश्वरी सिंह। बाद में क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है इनके मध्य, माधो सिंह के मध्य और ईश्वरी सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होने लग जाते हैं। देखो राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका रही है 1743 से 1750। उत्तराधिकारी संघर्ष, अब इसमें देवारी समझौता के अनुसार तो आ ही गया। अब देखो क्या होता है, मेवाड़ के कौन थे? अमर सिंह, इनकी जो है पुत्री चंद्रकुवरी और इनसे उत्पन्न पुत्र माधो सिंह। मारवाड़ के कौन है? अजीत सिंह, इनसे उत्पन्न इनकी पुत्री सूरज कुवरी और इनसे उत्पन्न पुत्र ईश्वरी सिंह। झगड़ा अब किसके मध्य होगा? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ठीक है, और इनका दोनों का विवाह किससे हुआ था? सूरज कुवरी और चंद्र कुवरी का सवाई जय सिंह से। अब इनके जो है पुत्र होता है, इनके बीच में होते हैं युद्ध, किसके? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के। एक युद्ध तो होता है जिसको राजमहल का युद्ध कहा जाता है 1747, ईश्वरी सिंह इसमें विजयी रहता है। और बगरू का युद्ध होता है 1748 जिसमें माधो सिंह विजयी रहता है। 1747 राजमहल, 1748 अपने क्या कहते हैं बगरू का युद्ध। और उसके बाद में जो है संघर्ष चलता रहता है। मराठों से सहायता लेता है ईश्वरी सिंह, जो बाद में बहुत ज्यादा मराठे परेशान करते हैं, तो बाद में ईश्वरी सिंह को जो है ईसर लाट से कूद कर आत्महत्या करनी पड़ती है। मराठा मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का साथ दिया और सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या भी करनी पड़ी थी। बहुत ज्यादा जो है फिर पैसों की मांग की जाने लगी, दबाव बनाया गया और ईश्वरी सिंह को बाद में आत्महत्या करनी पड़ी थी ईसर लाट से कूदकर। ये ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये डिटेल में देखो मैंने पढ़ा रखे हैं। अभी मैं जो है आप लोगों को ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि डिटेल में सारी स्टोरी मैंने बता रखी है, इसी चैनल पर पढ़ा रखी है। इतिहास की क्लास है सारी की सारी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी जाकर आप देख सकते हो। पशु परिचर की प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, राजस्थान का इतिहास पूरा करवा रखा है।
अब बढ़ते हैं आगे। देखो, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की है 18 नवंबर 1727। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, ध्यान रखना। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ है? ईश्वरी सिंह हुआ है। बगरू का युद्ध कब होता है? 1748। माधो सिंह विजय हुआ है और ईश्वरी सिंह के साथ में युद्ध हुआ है। इस युद्ध में विजय माधो सिंह की हुई, लेकिन मल्हार राव होलकर ने पैसे लेकर बाद में ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया था। क्या किया? ईश्वरी सिंह को शासक बनाया। बाद में इन्हीं मराठों के भय से 12 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब विजय तो माधो सिंह की हुई, लेकिन पैसे लिए ईश्वरी सिंह से, आप हार गए लेकिन के शासक बना देते आपको। तो यहां से जो है ये चीजें परेशान करने लगी। मानपुर का युद्ध होता है 1748, ठीक है, ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। फिर एक तुंगा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रताप सिंह, अपने जयपुर के शासक प्रताप सिंह और मराठा महादजी सिंधिया के मध्य होता है 28 जुलाई 1787। ये सारे जो है आप लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं में पूछा जाता है, या तो किसके मध्य हुआ या कब हुआ, ये चीजें ध्यान रखनी है। तुंगा वर्तमान में कहां है? जयपुर के बस्सी उपखंड में पड़ता है। और जयपुर को गेरुआ, अब आप लोग कहते हो ना पिंक, बेबोदिया गल्ला पिंक पिंक है, तो ये पिंक कलर आप कहते हो ना पिंक सिटी, एक्चुअल में वो पिंक नहीं है, वो गेरुआ कलर है। और ये पूछते हैं कि गेरुआ कलर, ये पिंक कलर करवाया किसने है? तो ये करवाया है राम सिंह जी द्वितीय ने। राम सिंह जी ने बहुत सारे जो है यहाँ पे निर्माण कार्य भी किए, राम प्रकाश थिएटर वगैरह ये सब बनाए इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो एडवर्ड पंचम के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर आया था और इसके मतलब इसको दिखाने के लिए क्या आपके स्वागत में देखोगे ये किया, तो गेरुआ कलर किया था उस समय। कछवा वंश का वह शासक जो 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल हुआ और शामिल होते समय अपने साथ 2 बड़े चांदी के पात्र ले गया गंगा जल भर के, वो तो कौन था? माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह द्वितीय, ठीक है। और ये पात्र अभी भी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। हवाई जहाज के अपने क्या कहते हैं, अपने ये 2 पात्र, गाय वगैरह सब लेकर गए थे ये माधो सिंह जी सब लेकर गए थे। मोती डूंगरी पर तख्तेशाही महलों का निर्माण किसने करवाया? सवाई मान सिंह द्वितीय ने। पोलो खेलते समय दुर्घटनावश 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर, ये देखो आ गया जिक्र, 1878 में। इसकी स्थापना कौन से महाराजा ने करवाई? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाई है, ठीक है। यहाँ पे राठौड़ वंश की एक लाइन है ये, लेकिन राठौड़ वंश जो है आज नहीं पढ़ेंगे अपन, अपने अभी कछवा तक देखो, राठौड़ वंश से संबंधित ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, फैक्ट है, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कछवा वंश से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं आप लोगों के लगभग कवर हो गई है, ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। टालो इंगे साथ ही आज की क्लास हुई पूरी, ठीक है। और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, मैंने आपको बार बार कहा है, सोल्ड आउट हो जाएगी टेस्ट सीरीज, उसके बाद में आप नहीं जुड़ पाओगे। अब समय बचा है कम, और हर रोज ये इंतजार मत करना कि सर सिलेबस पूरा हो तब हम प्रैक्टिस करें, नहीं। ये वह टेस्ट सीरीज है, जैसे ही टॉपिक पूरा अभ्यास करो, ऐतिहासिक घटनाओं का टॉपिक पूरा हो गया, याद कर लिया, अभ्यास करो। आप लोगों के जैसे जो टॉपिक पूरा हो जाता है, भूगोल से संबंधित पढ़ लिया, अभ्यास करो। ये वो नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट होने पर, कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज अलग से आएगी। ये है टॉपिक वाइज, ताकि आप लोगों के टॉपिक मजबूत हो, आप लोगों को पता चले अभी कितनी कमी है कितनी नहीं है, और ये प्रॉपर वे है तैयारी करने का, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।